नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल सिंपल वे स्टडी पर स्वागत है। दोस्तों, एक नए वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस वीडियो में हम 3 अप्रैल 2024 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, आरबीआई साइबर अपराध से निपटने के लिए किसकी स्थापना करेगा? तो ये आरबीआई डिजिटा की स्थापना करेगा। भारतीय रिजर्व बैंक साइबर अपराध से निपटने के लिए एक नए उपकरण के रूप में डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी, जिसे शॉर्ट में डिजिटा कहा जा रहा है, तो इसकी स्थापना करेगा। डिजिटल यह है सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल ऋण देने वाले ऐप्स का सत्यापन करेगा कि वे आरबीआई नियमों और दिशा निर्देशों का पालन कर रहे हैं। डिजिटा के सत्यापन के बिना ऐप्स को दंडित किया जा सकता है। यह वित्तीय घोटालों से निपटने और डिजिटल ऋण क्षेत्र में उधारकर्ताओं की सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आरबीआई गूगल के साथ मिलकर के ऐसे ऋण ऐप्स पर नियंत्रण करने के लिए सहयोग कर रहा है। ठीक है, तो आरबीआई ने जो है हाल ही में गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध जो है 442 ऐसे ऋण ऐप्स की सूची आईटी मंत्रालय को सौंपी थी, जिसमें से 2200 से अधिक संदिग्ध ऋण ऐप्स को प्ले स्टोर से हटा दिया गया था। आईओसीएल यानी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने किसके साथ लिथियम आयन सेल के निर्माण के लिए समझौता किया है? तो ये पैनासोनिक के साथ समझौता किया है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने भारत में लिथियम आयन सेल के उत्पादन के लिए एक संयुक्त उद्यम बनाने के लिए पैनासोनिक एनर्जी के साथ साझेदारी की है। लिथियम आयन बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल और नवीकरणीय ऊर्जा भंडारण प्रणाली दोनों में महत्वपूर्ण घटक है। भारत सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत का लक्ष्य 2030 तक 10 मिलियन से अधिक सालाना इलेक्ट्रिक व्हीकल बेचने का लक्ष्य है, जिसके परिणामस्वरूप इन बैटरियों की मांग में उल्लेखनीय वृद्धि देखी जाएगी। ठीक है, संयुक्त उद्यम 2070 तक भारत की महत्वाकांक्षी शुद्ध शून्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन लक्ष्य का लाभ उठाना चाहता है। अप्रैल 2024 में जारी आंकड़ों में वित्त मंत्रालय के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में कुल जीएसटी संग्रह कितना था? तो ये जीएसटी संग्रह रहा 20.18 लाख करोड़ रुपए। वित्त मंत्रालय ने 1 अप्रैल 2024 को मार्च 2024 तक के वस्तु एवं सेवा कर संग्रह के आंकड़े जारी किए। ठीक है, और जीएसटी संग्रह में मार्च 2024 के दौरान 11.5% की वृद्धि के साथ उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई। ठीक है, जो अब तक का दूसरा सबसे बड़ा कर संग्रह रहा है। ठीक है, तो जो है मार्च महीने में 1.78 लाख करोड़ का जीएसटी कलेक्शन रहा है, जिसमें 11.5% की वृद्धि हुई और ये दूसरा सबसे बड़ा कलेक्शन है। ठीक है, तो इससे पहले जो है अप्रैल 2023 में 1.87 लाख करोड़ रुपए का अब तक का सबसे अधिक एकल माह जीएसटी कलेक्शन किया गया था। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा किसी महीने में जीएसटी कलेक्शन कब किया गया था? तो अप्रैल 2023 में। और फरवरी 2024 के दौरान जो है जीएसटी कलेक्शन कितना रहा था? तो 1.68 लाख करोड़ रहा था, जिसमें 12.5% की वृद्धि दर्ज की गई थी। मार्च महीने के जीएसटी संग्रह के आंकड़े क्या रहे हैं? तो यहाँ पर देख सकते हैं सीजीएसटी, एसजीएसटी, ठीक है, और आईजीएसटी। तो ये आंकड़े जो है हैं। साथ ही यहाँ पर मैंने फरवरी 2024 के भी लिख दिए, जिससे आप तुलना कर सको कि कितनी वृद्धि हुई है इनमें। उपकर के आंकड़े ये हैं। वित्त वर्ष 2023-24 के संग्रह के फाइनल आंकड़े आ गए हैं। तो इसमें क्या देखा गया है? तो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में औसत मासिक सकल संग्रह कितना रहा है? तो 1.68 लाख करोड़ रहा है। ठीक है, यानी कि एक महीने में जो संग्रह होता है औसत रूप से वो। ठीक है, जबकि 2022-23 में ये 1.5 लाख करोड़ था। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में सकल जीएसटी संग्रह कितना रहा है, यानी कि पूरे वर्ष में जो जीएसटी संग्रह हुआ है वो कितना है? तो 20.18 लाख करोड़ रुपए रहा है और इसमें 11.7% की वृद्धि देखी गई है। और ये जीएसटी के अलग अलग आंकड़े हैं फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए। ठीक है, तो जीएसटी क्या है? तो वस्तु एवं सेवा कर को 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के द्वारा लाया गया। ठीक है, और जीएसटी का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 246(1)(a) में किया गया है और इसके द्वारा केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा लगाए गए लगभग सभी अप्रत्यक्ष करों को प्रतिस्थापित कर दिया गया है और ये 1 जुलाई 2017 से पूरे भारत में लागू हुआ था। ठीक है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे अप्रत्यक्ष कर रह गए हैं जो जीएसटी में शामिल नहीं है। ठीक है, तो कौन कौन से कर हैं? तो सीमा शुल्क जो है शामिल नहीं है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क शामिल नहीं है, तंबाकू और शराब पर जो है जो टैक्स लगता है वो शामिल नहीं है, संपत्ति पर स्टाम्प शुल्क शामिल नहीं है, विद्युत शुल्क शामिल नहीं है, वाहन कर शामिल नहीं है और संपत्ति कर, ये जो इनडायरेक्ट टैक्स हैं वो अभी भी जीएसटी से अलग हैं।
2023-24 में भारत का कौन सा बंदरगाह सबसे अधिक कार्गो हैंडलिंग बंदरगाह के रूप में उभरा है? तो ये पारादीप बंदरगाह ओडिशा का ये सबसे अधिक कार्गो को हैंडल करने वाला बंदरगाह बना है। पारादीप बंदरगाह ओडिशा ने 2023-24 में भारत के शीर्ष कार्गो हैंडलिंग प्रमुख बंदरगाह के रूप में दीनदयाल बंदरगाह कांडला को विस्थापित किया, यानी कि इसको पीछे छोड़ दिया है। ठीक है, 2023-24 में पारादीप बंदरगाह ने 145.38 मिलियन मीट्रिक टन कार्गो को संभाला। पारादीप बंदरगाह की क्षमता 289 मिलियन मीट्रिक टन की है। पारादीप बंदरगाह देश के सभी बंदरगाहों में टैरिफ के मामले में सबसे सस्ता बंदरगाह है। 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 में पुरुष खो खो का खिताब किसने जीता है? तो ये खिताब महाराष्ट्र की टीम ने जीता है। 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 में महाराष्ट्र की टीम ने पुरुष एवं महिला दोनों ही वर्गों में खिताब जीता है। फाइनल मैच में महाराष्ट्र की पुरुष टीम ने रेलवे को हरा करके खिताब जीता है, जबकि महिला वर्ग में महाराष्ट्र की टीम ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की टीम को हरा करके ये खिताब जीता है। 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 की बात करें तो इसका आयोजन 28 मार्च से 1 अप्रैल 2024 तक दिल्ली के कर्नल सिंह स्टेडियम और इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में किया गया। दोनों वर्गों में 37 टीमों ने भाग लिया, जिन्हें 8 समूहों में विभाजित किया गया था। भारतीय खो खो महासंघ की बात करें तो इसकी स्थापना 1955 में हुई। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। सुधांशु मित्र इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। प्रत्येक वर्ष 30 जून को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खो खो दिवस मनाया जाता है। भारतीय पुरुष और महिला टीमें मौजूदा एशियाई चैंपियन हैं। तो जो भारत की राष्ट्रीय स्तर की टीम है वो एशियाई चैंपियन है, पुरुष एवं महिला दोनों। उन्होंने 2023 में असम में आयोजित एशियाई चौथी एशियाई खो खो चैंपियनशिप के पुरुष एवं महिला दोनों खिताब जीते थे। तो भारतीय खो खो महासंघ है वो भारत में राष्ट्रीय स्तर पर खो खो को आयोजित कराता है। भारत का हथियार निर्यात वित्तीय वर्ष 2023-24 में कितना रहा है? तो ये रहा है 21,083 करोड़ रुपए। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 1 अप्रैल 2024 को कहा कि भारत का हथियार निर्यात पहली बार 21,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। वित्त वर्ष 2023-24 में हथियारों का निर्यात 21,083 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, जो पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 32.5% अधिक है। पिछले वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत का रक्षा निर्यात 16,000 करोड़ रुपए रहा था। भारत का रक्षा निर्यात 2013-14 में 686 करोड़ रुपए से बढ़कर के 2023-24 में 21,083 करोड़ रुपए हो गया है। भारत ने 2024-25 तक वार्षिक रक्षा निर्यात को 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। भारत, इटली, मालदीव, रूस, श्रीलंका, यूएई, फिलीपींस, सऊदी अरब, पोलैंड, मिस्र, इजराइल, स्पेन, चिली और इसी तरीके के अन्य 85 से अधिक देशों को हथियारों की आपूर्ति करता है। भारत इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के साथ साथ ब्रह्मोस क्रूज मिसाइलों से लेकर तोपखाने बंदूकों तक विभिन्न प्रकार के हथियारों के अपने निर्यात का विस्तार कर रहा है। भारत में लगभग 100 कंपनियां रक्षा उत्पादों का निर्यात कर रही हैं। भारत का रक्षा बजट कितना है? तो केंद्र सरकार ने 2024-25 के लिए रक्षा बजट के लिए 6.21 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए थे, जो पिछले वित्तीय वर्ष 2022-23 के मुकाबले जो है 4.3% अधिक है। 22-23 में ये 5.94 लाख करोड़ रुपए था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हथियारों के आयात निर्यात पर रिपोर्ट प्रकाशित करती है सिप्री। ठीक है, तो एक स्वीडिश थिंक टैंक है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसे शॉर्ट में सिप्री कहा जाता है। तो इसने अपनी 2019 से 23 के लिए एक रिपोर्ट प्रकाशित की। तो इसके अनुसार शीर्ष हथियार आयातक देश कौन से हैं? तो जो सबसे ज़्यादा हथियार अपने देश में मंगाते हैं तो इसमें भारत शीर्ष पर है। भारत दुनिया के 9.8% हथियार आयातित करता है। दूसरे नंबर पर सऊदी अरब है, तीसरे नंबर पर कतर और चौथे नंबर पर यूक्रेन, 5वें नंबर पर पाकिस्तान है। टॉप 10 की सूची यहाँ पर दी गई है। जबकि शीर्ष हथियार निर्यातक देशों में तो यूएसए सबसे पहले नंबर पर है, 42% हथियार ये निर्यात करता है। दूसरे नंबर पर फ्रांस और तीसरे नंबर पर रूस है, चौथे नंबर पर चीन। ठीक है, तो ये भी टॉप 10 की लिस्ट यहाँ पर दी गई है कि कौन से देश हथियार निर्यात करते हैं। हाल ही में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो ये बनी है जूडिथ सुमिनवा तुलका। अफ्रीकी देश कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के राष्ट्रपति फेलिक्स त्शेसिकेदी ने 1 अप्रैल 2024 को जूडिथ सुमिनवा तुलका को देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो यानी DCR की बात करें तो किंशासा यहाँ की राजधानी है और कांगोलिस फ्रैंक यहाँ की मुद्रा है। और प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो जूडिथ
सुमिनवा तुलका बनी है यहाँ के प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति फेलिक्स त्सिसेकेदी हैं। राजभाषा यहाँ की फ्रांसीसी है। ये है DCR यानी कि कांगो, अफ्रीकी देश है। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 2 अप्रैल को। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस हर साल 2 अप्रैल को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने ऑटिज्म के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म दिवस मनाने के लिए 18 दिसंबर 2007 को एक प्रस्ताव पारित किया था। दुनिया भर में ये दिवस 2008 में पहली बार मनाया गया था। 2024 का विषय क्या रहा है, तो ऑटिस्टिक आवाज़ों को सशक्त बनाना 2024 की थीम रही है। भारत ने कच्छातीबू द्वीप श्रीलंका को कब दिया, तो ये 1974 में हुए एक समझौते के माध्यम से श्रीलंका के पास पहुंचा। तो हाल ही में कच्छातीबू द्वीप जो है चर्चा में आया है, ठीक है। तो चर्चा में क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पर जो है भारतीय मछुआरे जब जाते हैं तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, और अभी चुनाव चल रहे हैं, तो इसलिए ये चर्चा में आया है, क्योंकि तमिलनाडु में वहाँ के विपक्षी नेता ने इसको जो है मुद्दे को उठाया है, ठीक है। तो ये जो द्वीप है इसको लेकर के एक RTI दायर की गई, और इसके बारे में जब जानकारी मांगी गई तो उसमें बताया गया है कि ये 1974 में इंदिरा गांधी सरकार ने उस समय श्रीलंका को सौंपा था, ठीक है। तो जून 1974 में भारत और श्रीलंका के तत्कालीन प्रधानमंत्रियों इंदिरा गांधी और श्रीलंका के प्रधानमंत्री सिरिमा RD बंडारनायके ने पाक जलडमरू मध्य से एडम ब्रिज तक पानी में अपने देशों के बीच सीमा को परिभाषित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, ठीक है। और 28 जून 1974 को जारी एक संयुक्त बयान में घोषणा की गई कि सीमा की स्थापना ऐतिहासिक साक्ष्य, अंतर्राष्ट्रीय कानूनी सिद्धांतों और मिसालों के अनुसार की गई थी। इसके अलावा बयान में संकेत दिया गया कि यह सीमा निर्जन कच्छातीबू के पश्चिमी तट से 1 मील दूर है, ठीक है। आप लोकेशन समझ सकते हैं कि ये है कच्छातीबू द्वीप, ठीक है। तो इससे 1 मील इधर को जो है सीमा रखी गई, तो इधर का क्षेत्र हो गया श्रीलंका का, इधर को हो गया भारत का। तो जो कच्छातीबू द्वीप था वो इस तरीके से जो है श्रीलंका के पास चला गया था। पहले ये विवादित था, ठीक है। श्रीलंका इस पर अपना अधिकार जताता था, जबकि ये भारत के नियंत्रण में था। भारत और श्रीलंका के बीच कच्छातीबू द्वीप के अधिकार को लेकर के विवाद रहा है, ठीक है। श्रीलंका अपने अधिकार क्षेत्र के साक्ष्य के रूप में 1505 से 1658 ईस्वी तक पुर्तगाली कब्जे का हवाला देते हुए इस द्वीप समूह पर अपनी संप्रभुता का दावा करता है, जबकि भारत जो है पूर्व मध्यकाल में, यानी कि जो मध्यकालीन जब इतिहास चल रहा था उस समय मदुरै में, यानी वर्तमान में जो तमिलनाडु है, तो वहाँ पर रामानंद राजवंश का अधिकार था, और इसी के अधिकार क्षेत्र में ये द्वीप आता था, ठीक है। 1795 में इस राजवंश को जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने हड़प करके जो है मद्रास प्रेसिडेंसी की जमींदारी घोषित की, यानी कि ये मद्रास प्रेसिडेंसी के अंडर में आ गया। उसके बाद मद्रास प्रेसिडेंसी और सीलोन, जो वर्तमान में श्रीलंका कहते हैं, तो दोनों पर ही अंग्रेजों का कब्जा था, ठीक है। सीलोन जो है बार बार कच्छातीबू द्वीप पर अपना दावा करता था, ठीक है। तो ये 1921 में वाद विवाद बहुत बढ़ गया था, मगर इसके इतिहास को देख करके इसका स्वामित्व जो है भारत के पक्ष में रहा था। कच्छातीबू द्वीप की बात करें तो उस समय जो है 1921 तक ये भारत के पास ही रहा था, ठीक है। तो बाद में ये 1974 में हुए समझौते के बाद ये श्रीलंका के पास पहुंच गया। कच्छातीबू द्वीप की बात करें तो कच्छातीबू द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य पाक जलडमरू मध्य में स्थित एक छोटा द्वीप है, जिसका क्षेत्रफल 285 एकड़ है। यह भारत के रामेश्वरम से लगभग 33 किलोमीटर उत्तर पूर्व में और श्रीलंका के सबसे उत्तरी बिंदु जाफना से लगभग 62 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। यह द्वीप काफ़ी छोटा है और इस पर मीठे पानी का कोई स्रोत नहीं है, या मीठे पानी का यहाँ अभाव है, जिससे यह रहने योग्य नहीं है। इस द्वीप पर एकमात्र संरचना सेंट एंथोनी चर्च है, ठीक है, जिसकी शुरुआत 20वीं सदी में की गई थी, या इसकी स्थापना 20वीं सदी में की गई थी। तो यहाँ पर जो है दोनों देशों के ईसाई लोग त्यौहार मनाने के लिए जाते हैं। भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम अपशिष्ट आधारित जैव CNG संयंत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो इसकी स्थापना की जा रही है मथुरा में। अडानी टोटल गैस लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी अडानी टोटल एनर्जी बायोगैस लिमिटेड ने श्री माताजी गौशाला मथुरा उत्तर प्रदेश में अपना बरसाना बायोगैस संयंत्र के पहले चरण को चालू किया है। अडानी टोटल गैस लिमिटेड जो है अडानी समूह और फ्रांस की टोटल एनर्जी का एक संयुक्त उपक्रम है। बरसाना बायोगैस परियोजना जिसे 3 चरणों में विकसित किया जा रहा है, इसके पूरे होने के बाद ये प्रतिदिन 600 टन फीड स्टॉक की कुल क्षमता इसकी होगी। इस परियोजना से प्रतिदिन 42 टन संपीड़ित बायोगैस और 217 टन प्रतिदिन जैविक खाद उत्पन्न होने की उम्मीद है।
यह भारत का सबसे बड़ा कृषि अपशिष्ट आधारित बायो CNG प्लांट होगा। देश में सबसे अधिक भौगोलिक संकेतक प्रमाण किस राज्य के उत्पादों को प्रदान किए गए हैं? तो ये उत्तर प्रदेश के भौगोलिक उत्पादों को प्रदान किए गए हैं। उत्तर प्रदेश ने देश में सबसे अधिक भौगोलिक संकेतक प्रमाणित उत्पाद रखने में अग्रणी स्थान हासिल किया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के 15 नए उत्पादों को GI टैग मिला है। ठीक है, अब इसके साथ जो है उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 69 GI टैग हो गए हैं। ठीक है, तो इसने जो है तमिलनाडु को पीछे छोड़ दिया है। तमिलनाडु के पास 58 GI टैग हैं। वाराणसी जो है अकेला 30 GI टैग उत्पादों के साथ इस सूची में अग्रणी बनकर उभरा है। ठीक है, तो जो 69 GI टैग उत्तर प्रदेश को मिले हैं उसमें से वाराणसी के 30 उत्पादों को अकेले मिले हैं। तो यूपी में नए GI टैग के उत्पाद कौन कौन से मिले हैं? तो ये हैं पूरी सूची यहाँ पर। तो ये 15 जो है GI टैग हैं जो हाल ही में जिनको GI टैग दिया गया है। तो ये सूची आप जरूर पढ़ लीजिए अगर आप यूपी के एग्जाम देते हैं तो। अब हम अन्य महत्वपूर्ण खबरों देख लेते हैं। तो पहली खबर है केंद्रीय महारत्न PSU REC लिमिटेड को नवीकरणीय ऊर्जा वित्त पोषण श्रेणी में स्कॉच ESG पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। छत्तीसगढ़ स्थित वेदांता एल्यूमिनियम की इकाई भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड यानी बाल्को ने एल्यूमिनियम स्टीवर्डशिप इनिशिएटिव परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड B3 सर्टिफिकेशन हासिल किया है। दिसंबर 2023 तक भारत में क्रेडिट कार्ड के उपयोग में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, जिसकी कुल संख्या 100 मिलियन से अधिक हो गई है, जो रणनीतिक बैंक पहलों और उपभोक्ता खर्च की बढ़ती आदतों दोनों के कारण ये वृद्धि देखने को मिली है। तो दोस्तों ये थे हमारे 3 अप्रैल 2024 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।